नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। हरियाणा में दो प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने देश भर में कुल 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी पार्टी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई। हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी शुरू कर दिया है। बीजेपी इसी हफ्ते अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की सूची के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम के साथ सामाजिक समीकरण साधने पर भी विचार हुआ। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से यह कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को टिकट मिलेगा। तो प्रदेश में चुनावी दंगल शुरू होने से पहले किस पर दांव लगाएंगी पार्टियां और किस जिताऊ उम्मीदवार के सहारे जो लोकसभा की सीटें हैं, 10 सीटें प्रदेश की, उन पर कब्जा जमाया जाएगा। रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी। आम आदमी पार्टी भी रेस में है गठबंधन को लेकर। अब सवाल यह है कि प्रबल दावेदार कौन होगा जो जिताएगा पार्टी को लोकसभा की 10 सीटें। 2019 का क्या वो इतिहास फिर से दोहराएगा प्रदेश या पार्टी हरियाणा बीजेपी की? ये देखने वाली बात होगी। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट देखे फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ रही। अभी तक तो लोकसभा चुनावों पर जोर था, पर अब उतना ही जोर दावेदारों के बाद उम्मीदवारी पर मोहर लगने का है। दरअसल हरियाणा की बात करें तो इस बार संभवतः पहली बार बीजेपी और कांग्रेस के नए पहलवान चुनावी अखाड़े में घुलते नजर आएंगे। बीजेपी से जहां हम पहले ही कहते आए हैं कि 10 लोकसभा सीटों पर बहुत मुमकिन है कि आधे या इससे भी ज्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। जाहिर है इनकी जगह नए चेहरे आपके सामने होंगे। इसी हफ्ते बीजेपी के सभी 10 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। आज की बैठक में चर्चा होगी कौन कौन उम्मीदवार होंगे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बैठेगा, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में तय होगा। कांग्रेस की जहां तक बात है, दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कमेटी के बाकी सदस्य मौजूद थे। स्क्रीनिंग कमेटी ने हर सीट पर मंथन किया। कोशिश ये रही कि सभी वर्गों और सामाजिक कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखा जाए। हाँ, ये जरूर है कि इस बार ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की तरह ही नए चेहरे सामने दिखेंगे। शॉर्ट लिस्ट किया है और बाकी फिर दूसरी मीटिंग होगी, एक दो मीटिंग और होंगी, फिर ये सीसी में जाएगा जब फैसला होगा। कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा की जहां तक बात है, इसमें बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, पर दिनों की ही बात है। जो भी हो, प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले लोकसभा चुनाव में छोटे बड़े नेताओं को अपनी पार्टी और टॉप के नेता को चमकाना है। इसके बाद ही उनका अपना नंबर आएगा। अभी तो ये ऊपर वाले नेताओं के नंबर बनाएंगे, फिर ऊपर वाले नीचे वालों यानी विधानसभा चुनाव में इन्हें नंबर देंगे। वही बात हुई ना, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो चुनावी दंगल में किस पर पार्टी दांव लगाएगी, किस पर जीत पर भरोसा करेगी, जीत का कि आखिर ये उम्मीदवार, ये कैंडिडेट हमें जिताएगा। और लोकसभा सीट बेहद अहम हो जाती है दोनों ही पार्टियों के लिए। कांटे की टक्कर हरियाणा में क्या देखने को मिलेगी, तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, मंथन लगातार जारी है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम सीटें हैं। हिसार है, रोहतक है, हॉट सीट है हिसार जैसे कहा जाता है। अब सवाल यह है कि गुरुग्राम, सिरसा, सोनीपत, इन तमाम सीटों पर क्या
कमल फिर से खिलेगा? 2019 में जिस तरीके से 10 की 10 सीटें जीती थी, एक बार फिर से वो रिपीट होगा? रणनीति क्या कहती है? देखिए सौरभ, लोकसभा चुनाव पिछले कई दिनों से जो गहमा गहमी थी, अब वो अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है। नई नई चीजें सामने आ रही हैं। जो दावेदारी थी अब वो उम्मीदवार में बदलेगी, चाहे कांग्रेस की बात है चाहे बीजेपी की। लेकिन एक खास बात ये है, हम अपने दर्शकों को बताते आए हैं कि बीजेपी में जो 10 सीटें जीती थी, जो 10 मौजूदा सांसद हैं, उनमें से कई बदले जाने तय है। ये अभी तक के हालात देखें, जिस तरीके से पहली सूची आई है, 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत करीब 35 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। बड़े बड़े लोगों के टिकट काटे गए। तो हरियाणा की जमीनी हकीकत भी यही है, यही परिस्थितियां हैं। और जो टारगेट सामने है बीजेपी के सामने, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, हैट्रिक लगाना, और उसके बाद विधानसभा चुनाव है हरियाणा में। बाकी कई राज्यों में नहीं, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। तो एक बड़ा लक्ष्य है बीजेपी के सामने। ऐसी स्थिति में सिर्फ विनेबिलिटी, सीटें जीतना, पिछली बार 10 सीटें जीती थी, अब कोशिश और दावेदारी तो 10 सीटों की है। लेकिन हालात थोड़े से, मेरे को लगता है, चुनौतियां तो पहले सामने थी बीजेपी के, लेकिन अब मेरे को लगता है कुछ कठिन चुनौतियां कुछ सीटों पर। तो 10 सीटें फिर जीतने का दावेदारी की जा रही है, तैयारियां हैं, रणनीति है, बहुत आगे तैयारियों में बीजेपी निकल चुकी है। लेकिन मेरे को लगता है कि चेहरे बदलने की जरूरत इसलिए है कि मुश्किलें सामने है बीजेपी के सामने, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है किसी सरकार के लिए नहीं, किसी जीते हुए जनप्रतिनिधि के लिए भी। उसको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है और लोगों के सामने फिर उनको मान मनोबल करनी पड़ती है, हाथ फैलाने पड़ते हैं, पुचकारना पड़ता है। लेकिन वो तब होता है जब सामने वाला आश्वस्त हो कि हाँ, हमारी उम्मीदों पर 100% ना सही 50%, 50% आप खरे उतरे हो। तो जो सीटों की बात आप बता रहे हो, मेरे को बिल्कुल लग रहा है जो टफ सीटें हैं, रोहतक, सोनीपत, हिसार, कुछ हद तक जीटी रोड बेल्ट की कुरुक्षेत्र और अंबाला सीट भी, क्योंकि रतनलाल कटारिया दूसरी बार, पहली बार जब 2014 में जीते मंत्री बनाए गए थे, दूसरी बार मंत्री नहीं बने लेकिन सीट जीते थे। वहां भी एक नया कैंडिडेट आना है। तो जीटी रोड बेल्ट की कम से कम 4 में से 2 या 3 सीटें थोड़ा सा जोखिम भरी है। और बाकी हिसार, सोनीपत, रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद में मेरे को लगता है ज्यादा दिखते नहीं है। लेकिन जीटी रोड बेल्ट की 4 में से 2 या 3 सीटों पर उधर हिसार और रोहतक, यहां थोड़ी सी दिक्कतें जरूर है। और हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे हमने दर्शकों को रिपोर्ट में बताया कि बीजेपी की लिस्ट अभी 8 तारीख तक या अगले 2-3 दिन में इसी हफ्ते आ जाएगी, शनिवार से पहले या शनिवार तक। लेकिन कांग्रेस थोड़ा टाइम लगा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा चूंकि बड़े नेता स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल हैं, उनका बयान आया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, एक आध बैठक और करेंगे, उसके बाद हाईकमान को नाम भेजेंगे, आखिरी मोहर हाईकमान को लगानी है। लेकिन कांग्रेस शायद इंतजार कर रही है, चूंकि कांग्रेस का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। 10 सीटों में 0 था पिछली बार, मतलब एक भी कैंडिडेट नहीं जीता। और अब चूंकि पार्टी को दोबारा खड़ा करना है, मनोबल बढ़ाना है पार्टी का, आगे दावेदारी, जो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन ही जरूरी नहीं, विधानसभा चुनाव के लिए भी, क्योंकि ज्यादा जो हरियाणा के नेता हैं उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। हरियाणा में फिर से कांग्रेस, देवेंद्र, कई नेता कांग्रेस में भी ऐसे हैं जो इस बात को कह चुके हैं कि, कुमारी शैलजा की हम बात करें तो उन्होंने कहा लोकसभा बहुत लड़ा, विधानसभा लड़ेंगे। ये तमाम ऐसी बातें हैं कि अब सीटों को लेकर मंथन जो चल रहा है उसमें कितनी खरी उतरेंगे पार्टी के उम्मीदवार। महेश, जो चुनौतियां हैं वो किन किन सीटों को लेकर देखने को मिल रही हैं और वो कौन कौन सी सीटें हैं? अगर बीजेपी की बात करें तो हॉट सीट कौन सी रहने वाली है, किसमें परिवर्तन होगा? देवेंद्र जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, परिवर्तन कौन कौन सी सीटों पर देखने को मिल सकता है संभवतः? देखिए, हॉट सीट का अगर आप जिक्र करें तो हरियाणा प्रदेश में सबसे पहली जो हॉट सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने जा रही है वो रोहतक लोकसभा सीट है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार जो है जीत का दावा यहां पर हुड्डा परिवार की तरफ से सामने रखा जा रहा है। तो ऐसे में सबसे पहली सीट का अगर मैं जिक्र करूं तो रोहतक लोकसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, या फिर मैं इसे इस तरीके से भी परिभाषित कर सकता हूं कि जहां पर भी जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा है, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा है या निर्णायक है, तो उन तमाम लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। जिक्र मैं सोनीपत लोकसभा सीट का करूंगा, उसके बाद हिसार लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो चुनौतियों के लिहाज से अगर टॉप 3 सीटों को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले रोहतक लोकसभा सीट, उसके बाद हिसार और सोनीपत लोकसभा सीट, ये जो 3 सीटें हैं सबसे ज्यादा अगर मेहनत भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए करनी पड़ेगी तो इन 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को
कड़ा जो मुकाबला है वो झेलना पड़ेगा। वीरेंद्र जी, जो सीटों का जिक्र महेश ने किया और देवेंद्र भी ये बता रहे थे कि रणनीति बनानी बेहद जरूरी है। कुछ सीटें हैं जिस पर पार्टी को, खासकर बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। तो वहीं अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो रोहतक सीट, हॉट सीट का जिक्र महेश ने किया। अरविंद शर्मा मौजूदा सांसद है और उनके सामने दीपेंद्र हुड्डा एक बड़ी चुनौती। ये माना जा रहा है संभवतः उनका नाम तय कर दिया गया कि रोहतक से कांग्रेस उतार सकती है। कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है उसके बाद वो नामों का ऐलान करेगी उम्मीदवारों की। क्या लग रहा है, कब तक ऐलान हो जाएगा, या फिर बीजेपी के फर्स्ट स्टेप को देखने के बाद ही सेकंड स्टेप कांग्रेस का देखने को मिल सकता है? वेट एंड वॉच की स्थिति में लग रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो सूची है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची के बाद ही आएगी, ऐसा लगभग प्राय तय है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी की सूची आएगी, फिर कांग्रेस की आएगी। और जहां तक रोहतक की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में हमेशा जो है सफल रहती है। 2014 में जो करनाल ब्राह्मण सीट मानी जाती थी, वहां पर पंजाबी चेहरे को लाया गया 2014 और 2019 के अंदर, और रोहतक भी 2019 के अंदर। हालांकि ये एक जाट बोले माना जाता था, ये प्रयोग था, भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया, वहां एक ब्राह्मण को जो है प्रत्याशी बनाया और इस तरह दीपेंद्र हुड्डा को हराने में सफलता पाई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है जातीय समीकरण के हिसाब से इस बार भी नई रणनीति बनाएगी। और उस नई रणनीति के अंदर इस बार रोहतक से कौन सा चेहरा आएगा, क्या जाट प्रत्याशी की वापसी होगी, क्या फिर से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाएगा, या कोई नया प्रत्याशी आएगा, नया जाति का प्रत्याशी भी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी नई रणनीति के साथ आ सकती है। इस तरह अगर करनाल भी देखा जाए तो करनाल में क्या इस बार 2014 और 19 की तरह अब जो है 2024 में भी क्या पंजाबी प्रत्याशी होगा या किसी अन्य जाति का, या ब्राह्मण को वापस सीट लौटाई जाएगी। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। इसी जातीय रणनीति के आधार पर उम्मीदवारों के टिकट तय होंगे और कईयों के टिकट कटेंगे। सबसे बड़ा जो यहाँ फैक्टर रहने वाला है वो जातीय गणित रहने वाला है। वीरेंद्र जी, एक सवाल बेहद अहम है। वो सवाल ये है कि जो मोदी लहर थी उसके हमने जोर देखा, और अब जो पहली सूची केंद्र की तरफ से जारी की गई उसमें 195 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया, और ये सख्त निर्देश भी दिए गए केंद्र सरकार की तरफ से कि बयानबाजी गलत ना करें वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। और हमने देखा भी, दिल्ली की अगर सीट की बात की जाए तो रमेश बिधूड़ी का नाम काट दिया गया, रामवीर बिधूड़ी को उसकी जगह कैंडिडेट घोषित कर दिया गया केंद्र की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इस बार मोदी फैक्टर रहने वाला है, या फिर जो नेता जनता से जुड़ाव रखेगा, काम करेगा, वो अहम रहेगा? देखिए, मोदी फैक्टर का तो एक अंश तक प्रभाव रहता है, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क क्या है, नेताओं का जनता पे क्या छवि बनी है, इसका भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। केवल मोदी फैक्टर के आधार पर ही जीत निश्चित हो जाएगी ऐसा नहीं है। अब लोग जो है 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया गया था, तो तब जो भी जीत का श्रेय था 2014 में, उसका जीत का श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को दिया गया था। और जो निर्वाचित सांसद हुए थे, सभी संघ के जो पदाधिकारी थे, उनके घर जाकर उनका आभार व्यक्त किया गया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब संघ के कार्यकर्ताओं का उल्लेख नहीं होता कि संघ के कार्यकर्ता कितनी मेहनत करते हैं, क्या कुछ करते हैं, उनकी कोई पृष्ठभूमि का जिक्र नहीं होता, कोई उनके योगदान का जिक्र नहीं होता। अब सिर्फ मोदी फैक्टर की बात होती है। जो संघ के कार्यकर्ताओं का स्थान था वो मोदी की लहर ने ले लिया है। अब मोदी की लहर की चर्चा होती है, संघ कार्यकर्ताओं के योगदान का कोई उल्लेख नहीं करता। तो इसलिए उम्मीदवारों के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत छवि भी बहुत हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि एकमात्र मोदी की छवि के सहारे ही नैया पार नहीं हो सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से इस पर अपने उम्मीदवारों के जो उस पर मंथन कर रही है। और जातीय गणित भी, देखो जातीय गणित की उपेक्षा नहीं कर सकते, चाहे कोई दल कितना भी कुछ कहे, तो जातीय गणित भी प्रभावी रहने वाला है। वीरेंद्र जी, अगर प्रबल दावेदारों की बात की जाए तो बीजेपी के लिए प्रबल दावेदार कौन से रह सकते हैं इस सूची में जो जारी किए जाएंगे? देखिए, अब सबसे बड़ी दो केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका तय रहने वाली है। भाई क्या केंद्रीय मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी फिर उन पर विश्वास व्यक्त करेगी? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी, क्या उनको दोबारा पार्टी एक बार और मौका देगी? तो इस तरह ये एक जो लड़ने वाले हैं, जो अब ब्रजेंद्र सिंह भी आए थे, उनके साथ जननायक जनता पार्टी को वो सीट जाती है या भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ती है, ये सब दृष्टिकोण देखने वाले हैं। जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनको पार्टी ने 2 बार टिकट दे चुकी है। क्या तीसरी बार भी पार्टी उन पर फिर से भरोसा करेगी, या जो लोग जो है नए चेहरों को मौका देगी? देखिए, नए चेहरों को भी अवसर देना बड़ा इसका पर्याप्त कारण है। अगर नए चेहरों को नहीं देगी तो पार्टी की नई नई नींव कहां से खड़ी होगी, नए कार्यकर्ता कहां से जुड़ेंगे? नहीं तो लोगों में, कार्यकर्ताओं में ये धारणा जाएगी भाई हर बार यही लोग चुनाव लड़ते हैं तो हमारा नंबर कहां से आएगा? जो पार्टी को नई पीढ़ी तैयार करनी है, फिर वो कहां से तैयार होगी? बिल्कुल। देवेंद्र, एक सवाल है वो बेहद अहम, ये कि अब चुनौतियां अपार हैं, अब कौन इन चुनौतियों को पार पाएगा?
कौन इन पर सफलता हासिल करेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो जिस तरीके से वीरेंद्र जी भी बता रहे थे कि कुछ एक नाम हैं जिनका चर्चा हो सकती है, और खासकर नायब सैनी का भी उन्होंने जिक्र किया, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी रहे भूपेंद्र यादव, उनका भी हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए लगभग नाम तय माना जा रहा है। तो परिवर्तन अगर करेगी पार्टी तो किस स्तर पर करेगी या कर सकती है? देखिए सौरभ, एक चीज मेरे ध्यान में आ रही है जब हम चर्चा कर रहे हैं, 2014 और 2019 में मोदी जी दोनों बार प्रधानमंत्री बने और दोनों ही बार मोदी जी की लहर में, कह लीजिए बीजेपी की लहर में, या मौका देने की बात थी, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन रही, बीजेपी की तैयारियां रही, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा किया। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, अंबाला में जैसे रतनलाल कटारिया दोनों बार सांसद बने, इधर सोनीपत में दोनों बार रमेश कौशिक बने, करनाल में पहले अश्विनी चोपड़ा थे, उसके बाद अब संजय भाटिया हैं। बहुत सारी सीटें, धर्मवीर है भिवानी से जैसे, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां दो बार बीजेपी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया। अब सवाल ये है कि मोदी जी के नाम पर उनमें एक चेहरे है, उनके चेहरे पर लोगों को भरोसा है। अब सवाल लोगों के सामने ये भी है कि हमने एक नहीं दो बार इन उम्मीदवारों को जिताया, बीजेपी को, मोदी जी के से प्रभावित होकर, लेकिन सवाल यह कि उनकी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो अप्रोच होनी चाहिए थी, जो उम्मीदें थी, वहां पर मेरे को लगता है कई जगह लोगों को निराशा है। तो उनके दिमाग में एक बात ये रहेगी कि हमने 2 बार मोदी जी के कहने पर या बीजेपी को मौका दिया, लेकिन दोनों बार जो सांसद रहे हमारे इलाके के, उतना कुछ रिजल्ट नहीं दे पाए, इफेक्टिव साबित नहीं हो पाए। ये फैक्टर भी जरूर काम करेगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद दोनों बार एमपी जीते हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे, भिवानी सीट है, सोनीपत है, अंबाला है, तो कुछ सीटों पर, करनाल है, इन सीटों पर 2 बार बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादातर वो हैं जो दूसरी बार बने थे। अब तीसरी बार की बात यह हैट्रिक की बात है, लेकिन लोगों के सामने इस समस्या, इस सवाल जरूर खड़ा होगा कि 2 बार तो हमने जिताया, तीसरी बार भी आप जितवाने की बात कर रहे हो, लेकिन जमीन पर क्या है, उनको हासिल क्या हुआ, इफेक्ट्स कितने पड़े, ठीक है, उनकी समस्याएं, कनेक्शन, ये तमाम चीजें हैं देवेंद्र, लोगों से कनेक्शन, ये फैक्टर बहुत इस बार इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, लोगों से कनेक्शन और लोगों का भरोसा अपने नेता पर कितना है, जो वोट मांगने जा रहा है, ये भी बेहद जरूरी है। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो अपने क्षेत्र की आवाज को कितना उठाया गया, लोगों की आवाज कितने बनी है, तमाम ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो चुनाव में बेहद अहम रोल अदा करते हैं। महेश, अगर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों की अगर दावेदारी की बात की जाए तो बीजेपी क्या कुछ रद्दोबदल करेगी, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 9 सीटों को यह जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने अपने पास रखा है। गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, एक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं उनको दिया गया है। अब सवाल यह है कि 9 सीटों पर क्या कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, कांग्रेस के द्वारा कुछ परिवर्तन किया जाएगा? और बीजेपी का भी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि बीजेपी अगर कुछ रेक्टिफिकेशन करेगी, कुछ परिवर्तन करेगी, तो वो किन किन नए चेहरों को दांव खेलती नजर आएगी? सबसे पहले एक स्पष्टीकरण मैं आपको देना चाहूंगा। आपने जिक्र किया भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव भिवानी लोकसभा क्षेत्र से उनकी तरफ से आवेदन किया गया था, लेकिन पहली फेरिस्त में उन्हें टिकट दिया जा चुका है। अलवर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है। आप जिक्र कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। सिरसा लोकसभा सीट का जिक्र करें तो यहाँ पर सुनीता दुग्गल मौजूदा सांसद है, लेकिन उन्हें यहाँ पर चुनौती झेलनी पड़ रही है टिकट को लेकर। डॉक्टर अशोक तंवर, जिसे आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है, मुख्यमंत्री ने खुद ये ज्वाइनिंग करवाई है, तो ऐसे में यहां पर अगर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है तो सुनीता दुग्गल को टक्कर मिल रही है डॉक्टर अशोक तंवर से। जिक्र अगर हिसार सीट का करें तो यहां पर बृजेंद्र सिंह के परिवार की तरफ से जिस तरीके से लगातार गठबंधन को लेकर जो है बयानबाजी होती रही, उससे नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में, और ये माना जा रहा है कि बृजेंद्र सिंह के नाम पर फिलहाल तो गौर नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में यहां पर बृजेंद्र सिंह को फिलहाल टिकट का जो हकदार है वो नहीं माना जा रहा है। तो ऐसे में आज से ही जो यहां पर दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ से भी चुनाव प्रचार हिसार लोकसभा क्षेत्र में शुरू कर दिया गया। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि हिसार सीट जेजेपी के खाते में जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ये टिकट रहती है तो सबसे ज्यादा ऊपर अगर किसी का नाम चल रहा है तो रणबीर गंगवा का चल रहा है, और ओब्लिक अगर मुकाबले की बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु टिकट को लेकर मुकाबले में बनी हुए हैं। जिक्र अगर भिवानी लोकसभा सीट का करें तो यहां पर भूपेंद्र यादव की मजबूत दावेदारी मानी जा रही थी, और
मैं ये भी कह रहा था कि भूपेंद्र यादव को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि उन्हें अलवर से टिकट दिया गया, उनका अपना जो सर्वे ग्राफ था भिवानी लोकसभा क्षेत्र में भूपेंद्र यादव का कम ही रिकॉर्ड किया गया था, तो इसी वजह से भूपेंद्र यादव को अलवर से टिकट दिया जा चुका है। अब अगर भिवानी लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा जो सांसद हैं धर्मवीर सिंह, उन्हें अगर चुनौती झेलनी पड़ रही है तो सुधा यादव से जो चुनौती है यहां पर सुधा यादव से जो चुनौती है यहां पर धर्मवीर सिंह के लिए बनी हुई है। और महिला को टिकट भी भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों में देना चाहती है। 3 महिलाएं इस वक्त टिकट की रेस में आगे बनी हुई हैं। सुनीता दुग्गल जो कि महिला हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट की रेस में सिरसा से हैं। और जिक्र अगर दूसरी महिला उम्मीदवार का करें तो सुनीता यादव जो है, सुधा यादव जो है वो यहां पर भिवानी लोकसभा से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। और तीसरी अंबाला लोकसभा क्षेत्र से जो कि जो मौजूदा सांसद रहे थे, उनकी जो है धर्मपत्नी है बंतो देवी भी टिकट की रेस में यहां पर बनी हुई है। तो 3 में से कम एक महिला को तो टिकट दिया जाना है, तो माना जा सकता है कि भिवानी में ये जो टिकट है वो दिया जाएगा। जिक्र अगर रोहतक लोकसभा सीट का करें तो रोहतक पर किसी जाट सेलिब्रिटी को भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना दत्त का नाम भी महेश रणनीति का बात सामने रख रहे हैं। और कल तक हम कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को करनाल सीट पर जो है उतारा जा सकता है उम्मीदवार के रूप में, तो उसमें आज थोड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। और यह कहा जा रहा है कि वापस संजय भाटिया को ही करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में पार्टी उतार सकती है। बिल्कुल, तो रणनीति पूरी तरीके से खाका खिंचा हुआ है। जिस तरीके से महेश ने स्टेप बाय स्टेप हर सीट का जिक्र किया और बताया कि आखिर किस तरीके से पार्टी आगे की रणनीति बना सकती है, किस पर संभावनाएं हो सकती हैं। वीरेंद्र जी, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के आगे भी चुनौतियां अपार हैं। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर दावेदारी में दम ठोकने में कोई पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं यह लगता है कि कांग्रेस ने अपनी तैयारियां उस तरीके से नहीं कर रखी जिस तरीके से चुनावी मोड में होनी चाहिए थी। ये बात तो निश्चित है, कांग्रेस के कई इतने वरिष्ठ नेता हैं वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कुमारी शैलजा का भी आज बयान आया है, उन्होंने कहा कि उनकी रुचि तो विधानसभा चुनाव लड़ने की है। तो इसलिए कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस की तैयारी का तो यहां से अनुमान लगाया जा सकता है। और जो नेता जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपनी अगली पीढ़ी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ताकि अब जो है जनता में उनकी छवि बन जाए। अब नहीं तो जो है 2029 के लिए वो चुनाव के लिए चुनौती पेश कर सके। तो इसलिए कांग्रेस की तो कहीं मुझे तैयारी सिर्फ रोहतक सीट है, या आपको उसको सिरसा सीट मान सकते हैं, जहां कांग्रेस जो है मुख्य मुकाबले में चुनौती दे सकती है। सबसे बड़ी सीट जो है रोहतक, सोनीपत, और ये सीटें हम मान सकते हैं जहां कांग्रेस की स्थिति सुदृढ़ है। लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले कोई सीट नहीं जीती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा दबाव है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो है सूची बनने में विलंब हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार यह भी तय करना है क्या अग्रवाल समाज के किसी व्यक्ति को इस बार प्रत्याशी बनाया जाना है, तो कहां से प्रत्याशी बनाया जाए, ये बात भी भारतीय जनता पार्टी को संभावना टटोल रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बना चुकी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अग्रवाल समाज के लिए इस बार अवश्य दबाव में है। बिल्कुल, तो समीकरण कहीं ना कहीं जाट, गैर जाट और जातिगत प्रदेश में होते नजर आएंगे। अपने अपने दावे तमाम पार्टियां ठोक रही हैं। अब देखना होगा कि किस पार्टी का दावा कितना दमदार साबित होता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उम्मीदवारों की सूची जब साफ हो जाएगी, सामने आ जाएगी, तो बीजेपी और कांग्रेस ने किस पर दांव खेला है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।